हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेविस नाटक। आज की इस वीडियो में हम 14 टू 17 सेंचुरी पोएट्री के यूनिट 2 से पार्ट सेकेंड फिलिप सिडनी सोनेट 1 एरिस्टोफल एंड स्टेला को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। बीए ऑनर्स इंग्लिश के डीएससी 4 सब्जेक्ट, ठीक है। और इससे पहले हम यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इन वीडियोस की नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि क्लेविस नाटक 1 के नाम से है। ओके, 1। तो हम कंटेंट की बात करें तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो उसी प्रकार जो हमारे पास जो है यूनिट 3 है टोटल। तो यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, और इस वीडियो में हम यूनिट 2 के सेकंड पार्ट फिलिप सिडनी सोनेट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और हम इन वीडियोस में आपको पता होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपको इन वीडियो को देखने से पहले अगर आपको इनकी समरी, इनका स्ट्रक्चर अच्छे से पता है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले बैकग्राउंड के बारे में और अच्छे से बिल्कुल अच्छी नॉलेज लेकर आए, फिर और हम इसमें थोड़ी थोड़ी चीजों को और डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। सो एरिस्टोफल एंड स्टेला के बारे में ये पूरी जो स्टोरी है यहाँ पे है, ठीक है। एरिस्टोफल का मतलब होता है यहाँ पे ऐसा पर्सन जो स्टार से प्यार करता हो, स्टार लवर यू कैन से। और स्टेला का मतलब होता है यहाँ पे स्टार, ठीक है, स्टार, ठीक है। और ये एरिस्टोफल का मतलब होता है स्टार लवर। ओके, सो यहाँ पे इसी वजह से इसका नाम एरिस्टोफल एंड स्टेला है। ओके, सो हमें क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, डिस्कस द बैकग्राउंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिडनीज पोएम। तो सिडनी की पोएम है, उसके बैकग्राउंड के पूरे स्ट्रक्चर को हमें डिस्कस करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एरिस्टोफल एंड स्टेला इज अ सर फिलिप सिडनीज, ठीक है, सर फिलिप सिडनीज ने लिखा है इसको, ठीक है। रेनोड सोनेट सीक्वेंस कंप्राइज ऑफ 108 सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स। तो इस पोएम में क्या है, 108 सोनेट्स हैं और 11 सॉन्ग्स हैं, ठीक है। Although the inspiration for the sonnet is not known for certain, it is believed that the sequence is largely autobiographical. इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका इंस्पिरेशन जो है सोनेट के लिए, इसका जो ऑटोबायोग्राफिकल चीज है और जो इंस्पायर्ड बाय हिज रिलेशनशिप, खासकर जो एरिस्टोफल एंड स्टेला का जो रिलेशनशिप है उससे जो है इंस्पायर हुआ है, ठीक है। और ये जो है विद पेनोलोप डिवोरेक्स यहाँ पे जो है who is represented in the sequence by Stella. So यहाँ पे जो स्टेला के बारे में बताया गया है वो पेनोलोप डिवोरेक्स के सीक्वेंस में बताया गया है। एक्चुअली बेसिकली ना जो लव है वो पेनालोप डिवोरेक्स के बारे में है, बट यहाँ पे किसको सीक्वेंस कर दिया गया है, स्टेला को। ओके, नेक्स्ट हम है, however it is important to point out that his from thought throughout the story of Aristotle and Stella, constantly changing throughout the sequence. The first sonnet uses the rhyme scheme. तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा सिडनीज का जो बैकग्राउंड स्ट्रक्चर है उसमें आप ये बता सकते हैं कि कैसे जो पेनेलोप ड्यूरेक्स है उसके सीक्वेंस में स्टेला को बताया गया है, ठीक है। और ये पूरी जो पोएम है वो अरिस्टोफल और स्टेला के ऊपर है, जो यहाँ पे एरिस्टोटल का मतलब स्टार लवर होता है और स्टेला का मतलब स्टार है, ठीक है। और इसमें 108 सोनेट्स हैं एंड 11 सॉन्ग्स हैं। और साथ ही साथ अब इसकी राइम स्कीम को भी बता सकते हैं, जिसकी ए बी और ए बी एंड सी डी है, ठीक है, और ई। तो ये क्या है, ऐसे इन राइम स्कीम्स का इस पोएम में यूज किया गया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसका अगर हम कंस्टेंटली चेंजिंग की बात करें तो इसका सोनेट जो है कंस्टेंटली चेंज हो रहा है, उसमें जो स्टेला है उसकी कंस्टेंटली चेंजिंग और सीक्वेंस को आप देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट सोनेट में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट सोनेट में आपको ये मिलेगा, फिर सेकंड में आपको रैम स्कीम ए बी बी ए एंड सी डी ई मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कैसे जो है हर सोनेट में जो रैम स्कीम है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड स्ट्रक्चर में आप बता सकते हैं। उसी के साथ आप ये भी लिख सकते हैं, दिस यूज ऑफ चेंजिंग राइम स्कीम, यहाँ पे राइम आएगा, ओके, ठीक है। राइम स्कीम could be a way of intensifying or quicking the plot to the climax of the story. So कैसे जो राइम स्कीम है उसी के साथ साथ जो प्लॉट की पूरी क्लाइमेक्स है स्टोरी की, वो भी क्लाइमेक्स में चेंज होता है, ठीक है। इन एडिशन टू द राइम स्कीम, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल लाइन्स वेरीज इन सम ऑफ द पोम्स। किसी किसी पोएम में जो स्ट्रक्चर है वो राइम स्कीम पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। वाइल मोस्ट आर इन द फॉर्म ऑफ वाई आई एम बी, ठीक है, पेंटामीटर।
तो यहाँ पे ना पेंटामीटर के बारे में भी आई होप आपको पता होगा, बीइंग अ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट। तो आयम्बिक पेंटामीटर का यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। सो ठीक है, सम पीपल हैव लाइन्स विद मोर सिलेबल्स देन अदर्स। तो कुछ के पोएम्स में क्या होता है, ज्यादा सिलेबल्स होते हैं दूसरों के अकॉर्डिंग। सो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसे इसके बैकग्राउंड में जो राइम स्कीम है वो चेंज होते रहता है, और साथ ही साथ इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज किया गया है। और कुछ कुछ पोएम्स में क्या होता है, जो लाइंस होती हैं उनमें सिलेबस ज्यादा होते हैं, राइट। सो फॉर इंस्टेंस इन सोनेट वन द लाइन्स आर ईच 12 सिलेबल्स। तो सोनेट वन की अगर हम डिस्कस करते हैं तो जो लाइन्स है उसमें सभी लाइन्स में 12 सिलेबल्स हैं, ठीक है। और लॉन्ग परहैप्स ही इज डूइंग दिस विद द इंटेंशन ऑफ ट्राइंग to draw them out to portray the agony that Aristotle is trying to feel। तो यहाँ पे जो एरिस्टोफल जो फील कर रहे हैं वो वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। सो उसी के साथ साथ यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये सिलेबस नहीं है, सिलेबल है, ओके। सो अगोनी दैट एरिस्टोफिल इज ट्राइंग टू फील। सो यहाँ पे जो अगोनी जो एरिस्टोफिल है वो फील करना चाह रहे हैं, वही जो है इस पोएम में पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है। कि कैसे वो बोल रहे हैं कि मेरे को ना ऐसे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं जो मैं लिखूं, तो ताकि जो मेरी उनकी जो लव है वो जब पढ़ेगी ना, तो उनके जब दुख को पढ़ेगी तो वो हंसेगी, तो वो उस किस तरीके से लिखें, तो वो चीजों को ढूंढ रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, पुरानी जितने भी पोइट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में, उनके उनके बैकग्राउंड को देते लेते हैं और उनसे सीखते हैं वो, ठीक है। और फिर उसके बारे में वो लिखते हैं, उनसे सीख सीख कर वो वहां से चीजों को ढूंढते हैं। पर फिर भी वो कहते हैं कि मुझे ऐसे कोई वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं जिसको मैं अपने पोएम्स में लिखूं, ठीक है। और जब ताकि मेरी जो लव है वो बिलवेड है वो पढ़े और फिर वो हंसे, मेरे दुख के बारे में पढ़े और फंसे, ठीक है। तो फिर एट द एंड क्या होता है, उनके अंदर से इनर वॉइस आती है, आवाज आती है उनके अंदर से कि तुम्हें वर्ड्स नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, और तुम्हारे अंदर से जो आवाज आ रही है ना तुम उसी को लिखो, ठीक है। सो सिडनी ऑल्सो यूजेस वेरियस मेटाफर्स थ्रू आउट हिज सोनेट सच एज कंपेयरिंग लव टू अ फ्रीजिंग फायर। तो उन्होंने बहुत सारे सोनेट्स में बहुत सारी चीजों को लाइक यूज किया है उन्होंने मेटाफर्स को अपने सोनेट्स में। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बता सकते हैं, जब उन्होंने लव को कंपेयर किया तो फ्रीजिंग फायर के रूप में उन्होंने कंपेयर किया है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड स्ट्रक्चर है उनका, बेसिकली आपको बताना है सिलेबल्स के बारे में, राइम स्कीम के बारे में, सोनेट्स एंड ऑल, उसमें मेटाफर का यूज किया गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका बैकग्राउंड डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनाइसेंस एंड रिफॉर्मेशन। सो आई वुड से रेनाइसेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि रेनाइसेंस जो है वो इटली में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इन 13th सेंचुरी में यूरोप, विच लेड टू अ पीरियड ऑफ रिफॉर्मेशन इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड। तो रिनाइसेंस का मतलब बेसिकली अगर हम लिटरली मीनिंग देखें तो रीबर्थ होता है, ठीक है, रीबर्थ पुनर्जन्म, ठीक है। सो जब रिनाइसेंस आया था तो आप सभी को पता होगा कई ऐसे एग्जांपल्स है, प्रिंटिंग प्रेस की अगर हम बात करें तो रिनाइसेंस के टाइम पर ही आया था। The Renaissance was a period of intellectual innovation that aimed to revive the tradition of ancient Greece and Rome while also creating something new and different from medieval literature. So जब Renaissance का टाइम आया था तो उन्होंने उस टाइम पे ना नई नई चीजें जो हो रही थी वो डेवलप हो रही थी, ठीक है। जो मेडिएवल चीजें थी उनसे आगे चलकर कई रोम और ग्रीस में, एंशियंट जो ग्रीस था और जो रोम था, और उससे हटकर जो क्रिएट नई चीजें बनी थी, ठीक है, मेडिएवल टाइम के लिए। खासकर लिटरेरी में कई आपने चीजें देखा होगा जो रिनेसेंस के टाइम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इट्स आउट न्यू प्रोस्पेक्टिव ऑन प्लेटो, एरिस्टोटल्स, एपिक्यूरियनिज्म, ठीक है, एंड एंशियंट ग्रीक एंड रोमन फिलोसफी। तो रोमन की जो फिलोसफी फिलोसफी थी, अरिस्टोटल जो थे, उन प्लेटो जो थे, उनके जितने भी पर्सपेक्टिव थे वो इसी टाइम से आए, आप कह सकते हैं कि शुरू हुआ था, ठीक है। रिनाइसेंस से बहुत सारी चीजें नई नई होती। आप जैसे रिनाइसेंस का मतलब समझ सकते हैं कि रिनाइसेंस को आने में ना टाइम भी लगा था, ठीक है। तो जब 15th सेंचुरी आई तो उस टाइम क्या हुआ था, रेनाइसेंस की वजह से जो नॉर्दर्न यूरोप था और उसमें इंग्लैंड और फ्रांस थे, उनमें ना प्राइमरी लीग हुआ ड्यू टू जोनस गुटेनबर्ग के अकॉर्डिंग वो इन्वेंशन मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस। आप सभी को पता होगा गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, ठीक है, उसी टाइम रिनाइसेंस के टाइम ही बना था ये, ठीक है, विच बिगेन टू प्रिंट लेट
लेट इन ग्रामर, गुटेनबर्ग बाइबल एंड इंक्रीज द बुक ट्रेड इन यूरोप। इसकी वजह से क्या हुआ, जो किताबों की जो ट्रेड थी, व्यापार था किताबों का, वो बढ़ा प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से। और आप देखेंगे कि इस टाइम जो लोग रीडर्स थे, जो उनको पढ़ने का आदत था, वो और भी ज्यादा डेवलप होने लगे, उनको नई नई चीजें मिलने लगी। बिकॉज पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो चीजें हाथ से लिखी जाती थी, तो उतना जितना हमें नीड होता था उतना नहीं आता। तो जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को बुक्स मिलने लग गए। तो नया जो आप कह सकते हैं, जो बुक पढ़ना पसंद करते हैं, उनका एक पूरा नया पाठक वर्ग जो है वो सामने आया था। ठीक है। During the 16th century, the English Reformation begins in 1533 with King Henry VIII Act in Restaurant of appeals those formula separating England from the Roman Catholic Church। जो रोमन कैथोलिक चर्चेस थे, उस टाइम तक क्या हो रहा था कि सभी लोग जो थे, वो कैथोलिक चर्चेस के जितने भी ट्रेडिशन वगैरह थे, मतलब जितने भी चर्च के अकॉर्डिंग रूल्स वगैरह थे ना, सब उनको फॉलो कर रहे थे। पर जब रिनाइसेंस आया, तो लोगों का दिमाग खुला, और वो स्पिरिचुअल चीजों से आगे बढ़कर पढ़ने लिखने में और प्रैक्टिकल चीजों में आगे बढ़े। तो उसी टाइम आप देखेंगे तभी इन्वेंशन हुए नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, राइट। सो द कोर्ट्स ऑफिशियल लैंग्वेज was established as a English। तो कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो स्टैब्लिश की गई एज अ इंग्लिश। ठीक है। दिस क्रिएटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी, प्रोटेस्टेंटिज्म। तो इस वजह से न्यू प्रोटेस्टेंटिज्म भी हुआ क्रिश्चियनिटी के टाइप पे। तो लोगों ने कैसे चर्च के रूल्स को मतलब अनफॉलो नहीं करके, वहां से थोड़ा सा हटकर नई नई चीजों को, प्रैक्टिकल चीजों को आगे इन्वेंट करना शुरू किया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिडनी सोनेट वन, लविंग इन ट्रुथ। सो जो लविंग इन ट्रुथ है, वो सर फिलिप सिडनी ने लिखा है, आप सभी को पता है। सो सर फिलिप सिडनी एज अ पोएट इज फाउंड opposed to all poetics convention and affection, even when he adheres to the primary forms and generic qualities of contemporary English poetry। तो उन्होंने लविंग इन ट्रुथ, वो जो है लविंग इन ट्रुथ जो पोएम है, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा रिच है, किसमें, इमेजिनेशन में। कैरेक्टरिस्टिक गिफ्ट ऑफ द रिनाइसेंस की कैरेक्टरिस्टिक गिफ्ट में की तरह उसको देखा गया है। ठीक है। तो लविंग इन ट्रुथ जो है, वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा रिच है इमेजिनेशन में। ठीक है। थमेटिकली द पोएम इज एन open admission of the poet's futile efforts to please his beloved through verses offering। तो आप सभी को पता होगा कि कैसे जो सोनेट वन है, उसमें लविंग इन ट्रुथ में जो फिलिप सिडनीज होते हैं, वो एरिस्टोफेनेस शेला के बारे में बताते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो जो है, वो लिखना चाह रहा है कि कैसे मैं अपने दुख के बारे में लिखूंगा, तो जब वो पढ़ेगी तो उसको अच्छा लगेगा, और वो वर्ड्स को ढूंढ रहे हैं कि कौन से वर्ड्स को वो अपने पोम में डाले। ठीक है। सो द पोएम सिग्निफाइज हाउ ही फेल्स टू फाइंड इंस्पिरेशन फॉर हिज पोएटिक कंपोजिशन फ्रॉम सीरियस स्टडी एंड लिबेरियस इमिटेशन। तो कैसे वो जो है, वो फेल हो जाते हैं एक तरह से ऐसे वर्ड्स को ढूंढने के लिए, पोएटिक कंपोजिशन के लिए। ठीक है। So the central theme of the sonnet की अगर हम बात करें, lies in the concluding couple in which the poet identifies is the true source of inspiration। कि अगर आप बात करेंगे true source of inspiration की, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ये वाली लाइन। ठीक है। spontaneity of expression, look in thy heart and write। सो यहाँ पे look in thy heart and write, उसके दिल में देखकर लिखना। ठीक है। so Sydney's tone is animated with an idealistic zeal which is free from egoism। सो यहाँ पे मेन बात ये है यहाँ पे कि जो सिडनी का जो पोएम है, जो सोनेट है, वो ना किसी भी ईगो से ना अलग है, वो किसी भी ईगोइज्म से फ्री है। ठीक है। उसमें कोई ईगो नहीं है। ठीक है। वो अपने दिल की बात ही लिख रहे हैं। ठीक है। और आप ये भी बता सकते हैं, द सिंगलनेस ऑफ इमोशन, इसमें इमोशन की बहुत ज्यादा सिंगलनेस दिखाया गया है। पर्टेनिंग टू लव दैट कैरेक्टराइज द पेट्रार्कन सोनेट इज ऑल्सो फाउंड इन दिस पोएम। तो पेट्रार्कन सोनेट भी इस पोएम में जो है, वो देखी जा सकती है। द सोनेट इज रिच इन इमेजरी, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, दैट इज प्लेजेंट बट प्रिसाइज द एनोगोज ऑफ एनालॉगीज ऑफ अदर्स लीव्स। तो दूसरे के लीव्स के अकॉर्डिंग कैसे जितने भी एनालॉगीज हैं, उसके लिए प्राइजेस है। ठीक है। एंड फ्रेश है, और फ्रेश एंड फ्रूटाइल शावर्स आर वेल कन्विंस्ड एंड द मेटाफोर ऑफ सनबर्न। तो यहाँ पे ये मेटाफर्स है जिनको यूज किया गया है यहाँ पे, एनालॉगीज, मेटाफर्स। मेटाफर की अगर बात करें, सनबर्न ब्रेन इज वेरी ओरिजिनल, तो ये बहुत ज्यादा ओरिजिनल है। ठीक है। द पोएम देयरफॉर बोथ कंफर्म्स टू एंड डिबेट फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ सोनेट राइटिंग। सोनेट राइटिंग की जितनी भी कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, उसके आप कह सकते हैं डिबेट की तरह काम किया है। ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज बाय अ ब्लेंड ऑफ विट एंड सेंसिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस एंड
टेम्परामेंटल ऑर्डर। तो जितने भी टेम्परामेंटल ऑर्डर है, सेंसिबिलिटी है, ब्लेंड को यहाँ पे कैरेक्टराइज किया गया है, ठीक है। सिडनी इज सोनेट in their directness, directness and spontaneity remain an immediate record of the mind of a man who was both sincere and chivalrous। तो जो मैन जो सिंसियर भी था, सिवालिस भी था, आप कैसे बता सकते हैं कि सिडनी जो है वो अपने सोनेट में कैसे अपने चीजों के बारे में लिख रहे हैं, अपने बिलवेड के लिए लिखना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दिस, इन हिज डेप्थ ऑफ सिंसियरिटी एंड रेंज ऑफ सुपर subjectivity, Sydney remains no less great than Shakespeare himself। So शेक्सपियर भी खुद भी इसके सिडनी से ज्यादा रिमेन ना करके ऐसा आप बता सकते हैं। तो सिडनी जो है रिमेन्स नो लेस ग्रेट देन शेक्सपियर। तो जितना जो शेक्सपियर जो अ, रहे हैं अभी तक, सभी शेक्सपियर को पसंद करते हैं, उनके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, उसी तरह जो सिडनी है ना वो भी अभी तक है, ठीक है। वो उन्होंने भी, अगर उन्होंने रिमेन्स हैं तो वो शेक्सपियर से कम नहीं है, ठीक है। वो उनको भी अभी तक पूरा उनके पोएम्स को पढ़ना लोग पसंद करते हैं, ठीक है। हिज पोएम रिप्रेजेंट्स ऑन of the most genuine and original literary expression of a true poet's profound emotion of love। तो इसमें इमोशन ऑफ लव ये वाला वर्ड आप जरूर अपने वर्ड आंसर में यूज करना, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये इसको आई वुड से कि आपको ना ऐसे लिखना चाहिए कोटेड फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ तक ये वीडियो जो है वो आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें। इन क्वेश्चंस को बेसिकली आप पढ़कर समझ कर जाइएगा और फिर अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आई वुड से कि फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ पे सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।